Hello students, welcome back to your online video classes. Hopefully all of you are doing good and taking care of yourself. बच्चों आज हम लोग जो फिजिक्स से पहले मैथमेटिकल टूल्स पढ़ रहे हैं उसका ये सेकंड वीडियो है जिसमें हम लोग डिफरेंशिएशन या फिर डेरिवेटिव्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, डिफरेंशिएशन या फिर डेरिवेटिव्स के बारे में बात करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल टूल है बच्चों, जो हम लोग क्लास 11 में भरपूर मात्रा में यूज करने वाले हैं। ठीक है, अब ये डेरिवेटिव क्या होता है, डिफरेंशिएशन क्या होता है, इसे जानने से पहले हम लोग कुछ बेसिक चीजों के बारे में बात कर लेते हैं जो आप लोग क्लास 9th और 10th में पढ़ चुके हैं। ठीक है बच्चों, आप लोगों ने लीनियर इक्वेशंस पढ़े हैं। ठीक है, लीनियर इक्वेशंस पढ़े हैं, आप लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़े हैं। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा होगा आप लोगों ने। ठीक है, तो ये सब आप लोग पढ़ चुके हैं। लीनियर इक्वेशन का हम एक एग्जांपल लेते हैं बच्चों। ठीक है, लीनियर इक्वेशन का एग्जांपल हम लेते हैं। सपोज कर लो y इज इक्वल्स टू 2x, ये एक लीनियर इक्वेशन है। मतलब हम लोग इसे ऐसे भी बोल सकते हैं y इज ए फंक्शन ऑफ x। ओके, मतलब y का जो वैल्यू है वो डिपेंड करता है x के वैल्यू पे। इट इज ए फंक्शन ऑफ x। ओके, लिखने का ये तरीका होता है। ठीक है, अच्छा, y इज इक्वल्स टू 2x, मतलब y का वैल्यू, x का वैल्यू जितना भी होगा y का वैल्यू उसका डबल होगा, है ना। व्हेन x इज इक्वल्स टू, सपोज कर लो हम यहाँ पर इन दोनों के बीच में प्लॉटिंग करेंगे इनके वैल्यूज, तो अगर यहाँ पर x और यहाँ y लेते हैं तो व्हेन x इज इक्वल्स टू 1 y इज इक्वल्स टू 2 आएगा। व्हेन x इज इक्वल्स टू 2 y इज इक्वल्स टू 4 आएगा। जब x का वैल्यू हम लोग 3 पुट करेंगे इस इक्वेशन में तो y का वैल्यू 6 आएगा, है ना। इस तरीके से वैल्यूज हम लोगों को मिलेंगे। और अगर सपोज कर लो y का वैल्यू हम 4 पुट करते हैं तो x का वैल्यू 4 पुट करते हैं तो y का वैल्यू 8 आएगा, है ना। अब थोड़ा ग्राफ प्लॉट करके एक देख लेते हैं। ठीक है, ये सपोज कर लो हमने y एक्सिस बना दिया। ठीक है, और इधर सपोज कर लो हमने x एक्सिस बना दिया। ओके, अच्छा, अब हम बच्चों इन दोनों के बीच में, दैट इज x एंड y के बीच में हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। ठीक है, हम x और y के बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे। सपोज दिस इज द x एक्सिस, सबको पता है, और ये है y एक्सिस। ठीक है, सपोज यहाँ पर हम x का वैल्यू 1 और यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5 इस तरीके से लेते हैं। और इधर y का वैल्यू उसी तरीके से सपोज कर लो यहाँ पर है 2, यहाँ पर सपोज कर लो 4, यहाँ पर सपोज कर लो है 6, यहाँ सपोज कर लो 8, यहाँ सपोज कर लो 10, इस तरीके से। सो व्हेन x इज इक्वल्स टू 1 y इज इक्वल्स टू 2, तो पहला पॉइंट हम लोगों को ये मिल गया, है ना। दिस इज अवर फर्स्ट पॉइंट। ओके, ग्राफ का पहला पॉइंट मिल गया। व्हेन x इज इक्वल्स टू 2 y इज इक्वल्स टू 4, है ना। जब x का वैल्यू 2 है तो y का वैल्यू कितना है, 4 है, तो हमारे ग्राफ का दूसरा पॉइंट ये होगा। जब x का वैल्यू 3 है तो y का वैल्यू कितना है, 6 है। व्हेन x इज इक्वल्स टू 3 तब y का वैल्यू कितना है, 6, तो ये हो गया थर्ड पॉइंट। ओके, उसी तरीके से व्हेन x इज इक्वल्स टू 4 तो y का वैल्यू बच्चों कितना आ रहा है, 8, है ना। अब देखो हम लोग पूरा डेप्थ में जाकर के पढ़ रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर जैसा कि आप लोग देख सकते हैं हम लोगों को ग्राफ मिला है एंड द ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन। ओके, द ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन, है ना। ये हो गया हमारा ग्राफ, है ना। तो ये ग्राफ ड्रॉ करना सबको आता होगा। ओके, हम बाकी सारे लाइंस को बच्चों मिटा देते हैं, हमारा ग्राफ ये है। ओके, हम बाकी सारे लाइंस को मिटा देते हैं। ओके, ग्राफ पेपर में बनाओगे तो ये और भी अच्छे तरीके से बनकर आएगा। ठीक है, तो ये हमारा ग्राफ है ना। दिस इज आवर ग्राफ। ओके, दिस इज आवर ग्राफ। ओके, अच्छा, अब अगर हम आपसे बोलेंगे बच्चों कि ग्राफ का स्लोप निकालो, ठीक है, ग्राफ का स्लोप, ये भी आप लोग निकालना सीखे। ग्राफ का स्लोप कैसे निकालते थे बच्चों हम लोग, ना कोई भी दो पॉइंट चूज कर लेते थे, है ना। सारे
यहाँ पे 4 पॉइंट्स हम लोगों को पता है क्योंकि ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर स्लोप हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, द स्लोप ऑफ द ग्राफ इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला पता होगा, दैट इज y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, ठीक है। y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, ठीक है। सपोज ये कोऑर्डिनेट दैट इज 1,2 और ये कोऑर्डिनेट सपोज कर लो ये कितना था 4,8, ये दो कोऑर्डिनेट्स हैं, है ना। तो यहाँ पर ये हो गया x1, ये हो गया y1, यहाँ पर ये हो गया x2 और ये हो गया y2। स्लोप कितना आ जाएगा बच्चों, स्लोप ऑफ दिस ग्राफ it will be equal to y2 that is 8 minus y1 is 2 that is 8 minus 2 divided by x2 that is 4 minus 1। तो ये कितना आ रहा है 6 by 3 that is equals to 2, that is equals to 2, है ना। तो इस तरीके से हम लोग स्लोप निकालना सीखे थे, ठीक है। अच्छा, स्लोप जो है देखो इसमें ऊपर में क्या है बच्चों, y2 माइनस y1, ठीक है। या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं क्या, इट इज द चेंज इन y का वैल्यू कितना चेंज हुआ, दैट इज चेंज इन y, और ये x2 माइनस x1 हम इसे बोल सकते हैं दैट इज चेंज इन x, चेंज इन x, ओके। मतलब जब हम x का वैल्यू चेंज कर रहे हैं तो y का वैल्यू किस आकार में चेंज हो रहा है, दैट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, है ना। तो स्लोप का एक मतलब ये भी होता है, स्लोप का मतलब ये भी होता है दैट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ y, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, विथ रेस्पेक्ट टू x। मतलब हम x का वैल्यू चेंज करेंगे और y किस आकार से, किस गति से चेंज होगा, है ना, उसी को हम लोग स्लोप कहते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्लोप कहते हैं, ठीक है। अच्छा, इसे निकालने का एक और तरीका भी ये था, y2 मतलब 8 माइनस 2, 8 माइनस 2 इज नथिंग बट, अगर हम यहाँ पर एक ट्राइंगल कंप्लीट करते हैं तो बच्चों देखो ये ट्राइंगल का जो हाइट है ना, ट्राइंगल का जो हाइट है इट इज नथिंग बट y2 माइनस y1, ठीक है। ये जो हाइट है इट इज नथिंग बट y2 माइनस y1, और इसका जो बेस है इट इज नथिंग बट x2 माइनस x1, ठीक है। अच्छा, और ये एंगल जो है सपोज हम लोग इसे बोल देते हैं लेट दिस एंगल बी थीटा, ठीक है। तो अब हमें बताओ परपेंडिकुलर और बेस कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन दोनों के साथ रिलेट होता है, तो बच्चों tan थीटा, है ना। tan थीटा इज नथिंग बट परपेंडिकुलर अपॉन बेस दैट इज y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, ओके। तो अगर हम लोग tan थीटा भी निकाल लेते तो बच्चों हम लोग यहाँ पर स्लोप पा सकते थे, है ना। tan थीटा इज नथिंग बट परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और यहाँ पर देखो हमने जो ट्राइंगल कंप्लीट किया है, इस ट्राइंगल में जो हाइट है इट इज नथिंग बट y2 माइनस y1 एंड जो इसका बेस है इट इज नथिंग बट x2 माइनस x1, ठीक है। तो स्लोप का फॉर्मूला सिंपल सा है, दैट इज y2 minus y1 divided by x2 minus x1 and it can also be written as tan theta. It can also be written as tan theta. And slope का meaning क्या है ना, it is the rate of change of y with respect to x where y is a function of x, जहाँ y एक function है किसका, x का, मतलब y डिपेंड करता है x के वैल्यू पे, x का वैल्यू जैसे जैसे चेंज होगा y का वैल्यू भी चेंज होगा। Is that clear? Okay. Now moving ahead. Okay. यहाँ पर जो हमने ग्राफ बनाया बच्चों ये एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ था, है ना, ये एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ था। आप कोई भी दो पॉइंट को चूज करते तो स्लोप इतना ही आता, दैट इज 2 आता, है ना। आप किसी भी दो पॉइंट को चूज करते, हमने एक जो अपर पॉइंट एंड लोअर पॉइंट को चूज किया है ना, ये लोअर पॉइंट हो गया, ये अपर पॉइंट हो गया, इन दोनों पॉइंट को हमने चूज किया था। आप चाहते तो अपर पॉइंट और बीच में ये वाला पॉइंट भी चूज कर सकते थे, इन दोनों पॉइंट को चूज करके स्लोप निकालते तब भी 2 ही आता, है ना, तब भी कितना आता 2। और अगर आप चाहते कि नहीं हम लोग क्या करेंगे ना, हम इस पॉइंट को चूज करेंगे, कौन से पॉइंट को ना, ये थर्ड पॉइंट
और फर्स्ट मतलब लोअर पॉइंट, इन दोनों को चूज करेंगे, तब भी बच्चों स्लोप उतना ही आता। स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट होता है। स्ट्रेट लाइन का स्लोप कैसा होता है बच्चों? कांस्टेंट होता है, ठीक है। अच्छा बट अगर मान लो कि जो हमारा ग्राफ है, यहाँ तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन था, ओके, बट अगर हमारा ग्राफ स्ट्रेट लाइन ना होकर के कर्व होता, जैसे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ बनाओगे तो वो स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, है ना। सर्कुलर इक्वेशन अगर होगा उसका ग्राफ, अगर मतलब जो एक सर्कल का इक्वेशन होता है, मतलब अगर उस टाइप का इक्वेशन होगा तो आप ग्राफ बनाओगे तो सर्कुलर आएगा। ग्राफ अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं बच्चों, पैराबोलिक हो सकते हैं, हाइपरबोलिक हो सकते हैं, स्ट्रेट लाइन हो सकता है, सर्कुलर हो सकता है ना। अलग अलग प्रकार के ग्राफ्स हो सकते हैं, ठीक है। अभी तक हम जो एग्जाम्पल ऐसा क्यों ले रहे हैं, बिकॉज ये ग्राफ आप लोग पहले पढ़ चुके हो तो आपको समझने में आसान होगा, ठीक है। अब देखो, अब हम अगर बोलेंगे बच्चों, आप लोग एक काम कीजिए, क्या करना है ना, आप लोग एक काम कीजिए, आप लोग वेरिएबल स्पीड का ग्राफ बनाइए, वेरिएबल स्पीड या वेरिएबल वेलोसिटी, ठीक है। वेरिएबल स्पीड या वेरिएबल वेलोसिटी। वेरिएबल वेलोसिटी मीन्स द बॉडी इज कवरिंग अनइक्वल डिस्टेंसेस, the body is covering unequal distances, unequal distances in equal interval of time, in equal interval of time, ठीक है, in equal interval of time, ओके। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग क्लास 9th में इसके बारे में पढ़ते हैं कि सपोज हम लोगों को डिस्प्लेसमेंट दिया गया है और टाइम दिया गया है, डिस्प्लेसमेंट दिया गया है और टाइम दिया गया है। व्हेन द टाइम इज 0 सेकेंड, सपोज कर लो डिस्प्लेसमेंट 0 मीटर, ठीक है। व्हेन द टाइम इज, सपोज कर लो 1 सेकेंड, सपोज द डिस्प्लेसमेंट इज कितना हो रहा है ना, लेट इट बी 6 मीटर। When the time is, suppose कर लो 2 second, the displacement is 8 meter. When the time is, suppose कर लो 3 second, the displacement is 9 meter. Suppose इस तरीके से है। अब हम बोलेंगे इन डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ बनाओ, है ना, डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ बनाओ। तो आप बोलोगे ठीक है चलो बना लेते हैं। यहाँ देखो हम डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट और टाइम का बच्चों हम लोग यहाँ पर ग्राफ प्लॉट करेंगे, ठीक है। अच्छा अभी देखो, अभी तक हम लोग डेरिवेटिव क्या होता है वहां तक हम लोग अभी तक पहुंचे नहीं हैं। हम पूरा फंडामेंटल कंसेप्ट से तुम लोगों को बच्चों बता रहे हैं, पूरे बेसिक से हम तुम लोगों को समझा रहे हैं, ओके। तो हम लोगों को ग्राफ बनाना है। सपोज कर लो हम लोगों ने एक्स एक्सिस में टाइम ले लिया और वाई एक्सिस में बच्चों हम लोग डिस्प्लेसमेंट लेंगे। हम लोग डिस्प्लेसमेंट वाई एक्सिस में लेंगे और टाइम एक्स एक्सिस में लेंगे। सपोज यहाँ पर हम मार्क कर लेते हैं, दिस इज 1, दिस इज 2 सेकेंड, दिस इज 3 सेकेंड एंड दिस इज 4 सेकेंड। और इधर भी उसी तरीके से सपोज कर लो हम लोग मार्क कर लेते हैं, दिस इज सपोज कर लो कितना है, दिस इज 2 मीटर, सपोज दिस इज 4 मीटर, दिस इज सपोज 6 मीटर, सपोज ये हो गया 8 मीटर और ये सपोज हो गया 10 मीटर और हम लोगों को एक 9 मीटर भी चाहिए, तो ये बीच में सपोज 9 मीटर, ठीक है। अच्छा अब ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो 0 सेकंड में तो 0 मीटर, मतलब पहला पॉइंट कहाँ होगा बच्चों, 0 सेकंड में 0 मीटर, मतलब पहला पॉइंट तो ओरिजिन पे ही होगा। अब 1 सेकंड में देखो कितना मीटर वो गया है, 6 मीटर। 1 सेकंड में कितना मीटर वो गया है, 6 मीटर, 6 मीटर्स, ओके। तो दूसरा पॉइंट ये होगा। फिर 2 सेकंड में वो कितना गया है, 8 मीटर, मतलब तीसरा पॉइंट ये होगा, दिस इज आवर थर्ड पॉइंट। फिर 3 सेकंड में वो कितना डिस्टेंस गया है ना, 9 मीटर, तीसरा पॉइंट हम लोगों का इधर होगा, ठीक है। दिस इज आवर, अब ग्राफ देखो कुछ इस तरीके का आएगा। ग्राफ जो है अगर हम लोग इसे फ्री हैंड से बनाते हैं बच्चों, ग्राफ कुछ इस तरीके का आएगा। ग्राफ will not be a straight line, it will be a curve. Graph will not be a straight line, it will be a curve. ऐसा कर्व आएगा, है ना। तो ये वेरिएबल वेलोसिटी का एक ग्राफ है,
किसका ग्राफ है? वेरिएबल वेलोसिटी। क्या वेलोसिटी कांस्टेंट है? नहीं, बॉडी अनइक्वल डिस्टेंस चल रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। तो ये ग्राफ कैसा है ना? ये वेरिएबल वेलोसिटी का ग्राफ है बच्चों, और ये कैसा होगा ना? कर्व होगा। कैसा होगा ना? कर्व होगा। ठीक है, जैसा कि आप लोग देख सकते हो, हम लोगों को यहाँ पर एक ग्राफ मिला है एंड दिस ग्राफ इज ए कर्व। दिस ग्राफ इज ए कर्व। ठीक है, ये ग्राफ कैसा है बच्चों? कर्व है ना? अब हम बोलेंगे इसका स्लोप निकालो। ठीक है, आप बोलोगे सर पहले तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन था, तो y2 माइनस y1 करके हम लोग स्लोप निकाल ले रहे थे, लेकिन यहाँ तो हर पॉइंट पे स्लोप अलग अलग आएगा, है ना? अगर आप इस पॉइंट को कंसिडर करोगे, ठीक है, यहाँ पर अगर आप कंसिडर करोगे तो देखो टेंजेंट ये बनेगा, है ना? टेंजेंट इस तरीके से बनेगा एंड दिस विल बी द एंगल, इट विल बी मेकिंग विद द एक्स एक्सिस। अगर आप यहाँ पर ग्राफ बनाने का बोलोगे तो टेंजेंट ऐसा बनेगा। अभी हमने बताया था ना, ग्राफ हम लोग tan थीटा करके भी निकाल सकते हैं। ओके, तो यहाँ देखो थीटा का वैल्यू चेंज हो जाएगा। हमने बोला था ना बच्चों अभी थोड़ी देर पहले कि स्लोप कैसे निकालते हैं ना, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 एंड इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज tan थीटा, है ना? तो थीटा के वैल्यू पे भी डिपेंड करता है। अब यहाँ देखो ये θ1, ये सपोज कर लो θ2, तो θ1 इज ग्रेटर देन θ2, ये साफ साफ दिख रहा है कि नहीं? ग्राफ में दिख रहा है ना? जब भी कर्व आ जाए तो हम लोग टेंजेंट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? टेंजेंट। तो यहाँ से एक टेंजेंट बनाया गया इस तरीके से, यहाँ पर एक टेंजेंट बनाया जाएगा उसी इस पॉइंट को टच करते हुए इस तरीके से, है ना? तो यहाँ पर देखो दो अलग अलग टेंजेंट्स हमने बनाए हैं अलग अलग पॉइंट्स पे, एंड दीज टेंजेंट्स आर मेकिंग डिफरेंट एंगल्स विद द हॉरिजॉन्टल। these tangents are making different angles with the horizontal। अच्छा, दैट मीन्स यहाँ पर जो tan थीटा है वो चेंज होगा, मतलब स्लोप चेंज होगा। मतलब क्या चेंज होगा? स्लोप चेंज होगा। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया? यहाँ पर tan थीटा का वैल्यू चेंज होगा बिकॉज थीटा चेंज हो रहा है ना? आप देख सकते हो यहाँ पर थीटा कितना है, यहाँ थीटा थोड़ा बड़ा है, यहाँ पर एंगल थोड़ा छोटा है। ठीक है, तो क्या यहाँ पर का स्लोप और यहाँ का स्लोप सेम आएगा? नहीं। ठीक है, tan θ1 is greater than θ2, तो tan θ1 will be greater than tan θ2। ठीक है, मतलब ये स्लोप एट पॉइंट 1 is greater than स्लोप एट पॉइंट 2। अच्छा, स्लोप एट पॉइंट 2। अच्छा, हमें बताओ डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का स्लोप, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का स्लोप हमें क्या देता है बच्चों? वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का स्लोप हमें क्या देता है? वेलोसिटी। दिस इज पॉइंट 1 एंड दिस इज पॉइंट 2। पॉइंट 1 का स्लोप ज्यादा है, मतलब यहाँ पर वेलोसिटी ज्यादा है। पॉइंट 2 का स्लोप कम है, मतलब यहाँ पर वेलोसिटी कम है। ओके, आप देख सकते हो यहाँ पर आपको दिखेगा पहले वो 1 सेकंड में 6 मीटर गया है ना? मतलब पहले वेलोसिटी ज्यादा है, फिर और 1 सेकंड में सिर्फ 2 मीटर गया है, मतलब वेलोसिटी बाद में घटा। फिर नेक्स्ट 1 सेकंड में वो सिर्फ 1 मीटर गया है ना? तो वेलोसिटी और भी घटा। डेफिनेटली यहाँ पर हम लोग जो स्लोप निकाल रहे हैं वो भी तो इसी चीज को इंडिकेट कर रहा है ना? चलो, इतना ठीक है। अब हम लोग थोड़ा आते हैं डेरिवेटिव की तरफ। ओके, तो अब हम लोग बात करेंगे बच्चों डेरिवेटिव क्या होता है। ठीक है, स्लोप वगैरह सब अच्छे से याद रखो बिकॉज यही सब को ही हम लोग आगे चलकर क्या नाम देने वाले हैं वो आपको समझना है। ठीक है, तो हम लोग ये सीखे कि अगर कोई इस तरीके का ग्राफ होगा, ठीक है, अगर कोई इस तरीके का ग्राफ होगा मतलब कर्व्ड होगा, स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। ठीक है, अगर कोई कर्व्ड ग्राफ है, ठीक है, अगर जैसे मान लो इस तरीके का कोई एक ग्राफ है तो ये कर्व्ड है ना? अब इसके हर एक पॉइंट पे स्लोप डिफरेंट डिफरेंट आएगा बच्चों। इसके हर एक पॉइंट पे स्लोप अगर हम लोग निकालेंगे तो डिफरेंट डिफरेंट स्लोप्स मिलेंगे। जैसे हमें कोई बोलेगा इस पॉइंट पे स्लोप कितना है ना? यहाँ पर ये y एक्सिस और ये x एक्सिस, है ना? अच्छा, इस पॉइंट पे स्लोप अगर हमें कोई निकालने बोलेगा तो हम कैसे निकालेंगे ना? हम यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करेंगे? एक टेंजेंट इस तरीके से बच्चों ड्रॉ करेंगे। ठीक है,
टेंजेंट ड्रॉ करने के बाद हम लोगों को देखना है वो टेंजेंट कितना एंगल बना रहा है, किसके साथ, हॉराइजॉन्टल के साथ। कितना एंगल बना रहा है किसके साथ, ना हॉराइजॉन्टल के साथ। जस्ट अ सेकेंड। हाँ, तो हम ये कह रहे थे हम लोग यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ठीक है। यहाँ पर इस पॉइंट को छूता हुआ एक टेंजेंट हम लोगों को ड्रॉ करना है, ठीक है। अच्छा, अब अगर हमें कोई बोलेगा कि सर इस पॉइंट पे स्लोप कितना होगा, ठीक है, तो हम इस पॉइंट को टच करता हुआ एक टेंजेंट बनाएंगे, है ना। इस पॉइंट को टच करता हुआ एक टेंजेंट बनाएंगे, ओके, इस तरीके से। अब जैसा कि बच्चों तुम लोग देख सकते हो कि ये जो दूसरा वाला टेंजेंट बना है, ठीक है, उसका एंगल, है ना, एक्स एक्सिस के साथ देखो, ये एक एंगल बनाया पहला वाला टेंजेंट, है ना, दिस इज द फर्स्ट टेंजेंट। और ये दूसरा टेंजेंट हमने ड्रॉ किया, ये डिफरेंट एंगल बना रहा है, ठीक है। क्या दोनों थीटा का वैल्यू सेम है? सपोज ये थीटा 1, ये थीटा 2, नहीं, थीटा 2 इज ग्रेटर देन थीटा 1 हियर, यहाँ पर थीटा 2 ग्रेटर देन थीटा 1 है। मतलब इस ग्राफ का स्लोप यहाँ पर कुछ डिफरेंट है और यहाँ पर कुछ और ही है, ओके, डिफरेंट डिफरेंट स्लोप है, बिकॉज कर्व्ड ग्राफ है ना, बिकॉज कर्व्ड ग्राफ है, ओके। यहाँ पर y इज a function of x and y is a function of x and the graph that we have obtained is a curved graph। तो यहाँ पर स्लोप कैसा होगा ना, कैसा आएगा ना, डिफरेंट डिफरेंट स्लोप आएगा, ओके। अच्छा, अब अगर आप बोलोगे कि सर क्या इन दोनों पॉइंट का हम लोग स्लोप निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते, बिकॉज ये दोनों पॉइंट एक दूसरे से काफी दूर हैं और इन दोनों पॉइंट को टच करता हुआ कोई एक टेंजेंट बनाया नहीं जा सकता। तो इसका दूसरा तरीका क्या हो सकता है, हम लोग कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं ना बच्चों? हम लोग अगर एक काम करेंगे, क्या करना है हम लोगों को ना, हम लोग एक काम करेंगे, हम लोग दोनों पॉइंट्स को, जो दो पॉइंट्स हम लोग कंसिडर किए हैं, उन दोनों पॉइंट्स को अगर हम लोग बहुत ही पास पास में ले लें, ठीक है, उन दोनों पॉइंट्स को, ठीक है, ये पहला पॉइंट हो गया और ये सपोज कर लो दूसरा पॉइंट हो गया। दीज टू पॉइंट्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, ओके, दीज टू पॉइंट्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो लगभग एक स्ट्रेट लाइन है ना। इन दोनों पॉइंट्स को देखो हम यहाँ पर अलग से थोड़ा मैग्नीफाई करके बना रहे हैं, ठीक है, मैग्नीफाई करके बना रहे हैं। ये हो गया उन दोनों के बीच का डिस्टेंस और ये लगभग लगभग एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। इफ द पॉइंट 1 and point 2 are very close to each other, point 1 and point 2 are very close to each other, then they can have a common tangent। तो उनका एक common tangent बनाया जा सकता है। common tangent कब बनाया जा सकता है बच्चों? now when point 1 and point 2 are very close to each other, point 1 and point 2 are very close to each other, okay, इस तरीके से। अच्छा, अब यहाँ पर देखो जैसा कि हमने कहा था हम इन दोनों पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2 को थोड़ा मैग्नीफाई करके बनाते हैं। अब इसका स्लोप हमें निकालना है, तो यहाँ पे देखो हमने ट्राइंगल कंप्लीट कर लिया, ठीक है। स्लोप कैसे निकालते हैं बच्चों? हाइट बाई बेस, है ना। ये हो गया हमारा y2 माइनस y1 और ये बेस हो गया x2 माइनस x1, ठीक है, x2 माइनस x1। अच्छा बताओ, ये y2 माइनस y1 तो बहुत ही छोटा आएगा, बिकॉज दोनों पॉइंट्स बहुत ही पास पास में है ना, दोनों पॉइंट्स बहुत ही पास पास में है, तो y2 माइनस y1 बहुत छोटा होगा एंड x2 माइनस x1 भी बहुत छोटा होगा। तो y2 माइनस y1 बहुत छोटा है तो उसे हम लोग dy से रिप्रेजेंट करेंगे एंड x2 माइनस x1 बहुत छोटा है तो उसे dx से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ स्लोप क्या हो जाएगा बच्चों ना, स्लोप इज नथिंग बट y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, इसी को हम लोग dy बाई dx कहेंगे, ठीक है, एंड dy बाई dx इज कॉल्ड डेरिवेटिव, dy बाई dx इज कॉल्ड डेरिवेटिव। इसी को हम लोग फिर क्या कहते हैं? डेरिवेटिव कहते हैं या डिफरेंशिएशन कहते हैं। डेरिवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x का मतलब क्या है? डेरिवेटिव ऑफ y with respect to x means
to find the change in y, change in the value of y with respect to change in x, है ना। अब याद करो स्लोप का मतलब भी हमने यही बताया था, याद करो स्लोप का मतलब भी हमने यही बताया था। तो डेरिवेटिव का जो मैथमेटिकल मीनिंग होता है, जो टेक्निकल मीनिंग होता है बच्चों, वो यही है, दैट इज द चेंज इन वाई और रेट ऑफ चेंज इन वाई, टू फाइंड द रेट ऑफ चेंज in y with respect to change in x, and it is denoted by, it is expressed or denoted by what? By dy upon dx, है ना, dy upon dx, where y is a function of x, where y is a function of x, y x पे डिपेंड करता है, y x पे डिपेंड करता है, ओके। x इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, y डिपेंडेंट हो गया, ओके। तो डेरिवेटिव का मतलब समझ में आ रहा है क्या है? डेरिवेटिव का मतलब है टू फाइंड द चेंज इन a very small change in y with respect to a very small change in x, okay. This is what we called it as derivative, this is what we called it as derivative. So derivative, that is dy by dx, is nothing but slope, है ना, slope at a point, है ना। हमने क्या माना था कि ये पॉइंट 1 और पॉइंट 2 बहुत पास में है, मतलब एक ही सिंगल पॉइंट की तरह बिहेव करेंगे, है ना, एक ही सिंगल पॉइंट की तरह बिहेव करेंगे। तो हालांकि हैं तो दो डिफरेंट पॉइंट्स, बट बहुत पास पास में है ना, बहुत ही पास पास में है। तो इसी के लिए जो चेंज आएगा वो बहुत छोटा आएगा, है ना, बहुत ही छोटा आएगा। मान लो अगर ये डिस्प्लेसमेंट और ये टाइम होता, ठीक है, तो इन दोनों, मतलब हम लोग बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, दैट इज ds बाई dt करते, है ना, ds बाई, दैट इज ए वेरी स्मॉल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई स्मॉल चेंज इन टाइम, और उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? वेलोसिटी नहीं, इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी, ओके। तो ds बाई dt अगर करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा? इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी, वेलोसिटी एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट, बिकॉज हमने जो दो पॉइंट चूज किए हैं वो बहुत ही, उन दोनों के बीच में डिफरेंस बहुत कम है, मतलब टाइम तो थोड़ा सा ही पास किया है ना। व्हेन द टाइम इज वेरी वेरी स्मॉल देन द वेलोसिटी इज कॉल्ड इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी, है ना। अगर टाइम बहुत छोटा होगा, मतलब तुम गाड़ी चला रहे हो, तुम गाड़ी चला रहे हो बच्चों, और तुमने स्पीडोमीटर को देखा, आंख बंद किया, मतलब पल जो मतलब क्या बोलते हैं, तुम गाड़ी चला रहे हो, तुम स्पीडोमीटर को देखे और फिर तुरंत देखे, मतलब एक बार देखे और फिर से दोबारा देखे, तो बहुत कम समय में तुम जब वेलोसिटी मेजर करोगे तो वो इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी होगा। तो पता ये चला कि अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट और टाइम का डेरिवेटिव करते हैं तो हमें जो वेलोसिटी मिलता है वो इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी मिलता है। वो क्या मिलता है? इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी। तो हमें एक चीज पता चल गया कि डेरिवेटिव क्या है, इट इज नथिंग बट स्लोप एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट, है ना, या फिर स्लोप ऑफ means 2 points which are very close to each other, slope of 2 points which are very close to each other, okay। अब यहाँ पर हमने dy by dx लिखा है बिकॉज हम बोले थे y is a function of x, यहाँ पर ds by dt लिखा है बिकॉज s is a function of time, मतलब टाइम के साथ साथ डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है, टाइम के साथ साथ डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है। तो समझ में आ रहा है, ये है बच्चों डेरिवेटिव, है ना, ये है बच्चों डेरिवेटिव। हम लोग इसके मैथमेटिकल एस्पेक्ट पे उतना नहीं डिस्कशन करेंगे, हम लोग उतना ही डिस्कशन करेंगे बच्चों जितना हमें फिजिक्स में जरूरत है, जितना हमें फिजिक्स में जरूरत है, ओके। अच्छा ओके ओके बच्चों, तो आप लोगों को एक आइडिया मिल गया होगा कि डेरिवेटिव क्या है। डेरिवेटिव एक स्लोप है बच्चों, है ना, और किसका स्लोप है ना, दो ऐसे पॉइंट्स का स्लोप जो पॉइंट्स बहुत ही आसपास में है, मतलब जो चेंजेस यहाँ पर हम लोग देखेंगे वो बहुत ही छोटे चेंजेस होने वाले हैं बच्चों, है ना, मतलब दो पॉइंट जो आसपास में होंगे उनके मतलब y कोऑर्डिनेट और x कोऑर्डिनेट में जो चेंजेस आएंगे वो बहुत ही छोटे होंगे,
और बहुत ही छोटे चेंजेस को हम लोग डी वाई और डी एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे अगर y और x का रिलेशन है। अगर डिस्प्लेसमेंट s और t का रिलेशन होगा तो ds/dt लिखेंगे। उसी तरीके से अलग अलग कुछ भी हो सकता है, तुम्हें वेरिएबल देखना है। ओके, तो अब हम लोग बात करेंगे, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करेंगे बच्चों व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फंक्शन। फंक्शन क्या होता है, फंक्शन हम लोग कैसे लिखते हैं। ठीक है, फंक्शन हम लोग एक्सप्रेस करते हैं बच्चों। फंक्शन में दो चीज होता है। फंक्शन में एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल और एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, जैसे हम लोग अभी अभी लिखे थे बच्चों y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ x। यहाँ पर x जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, ये इंडिपेंडेंट है और y जो है ये डिपेंडेंट है। y डिपेंड करता है x पे, ये डिपेंडेंट है। समझ में आ रहा है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। वेरिएबल ये भी वेरी करेगा, चेंज होगा इसका वैल्यू भी, लेकिन x के अनुसार होगा। x जैसे जैसे चेंज होगा y वैसे वैसे चेंज होगा, मतलब उसी के अनुसार चेंज होगा, भले ही लीनियरली हो या फिर नॉन लीनियर मैनर में हो, लेकिन x के हिसाब से ही उसे चेंज होना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पर f जो है उसे हम लोग पढ़ते हैं कैसे, फंक्शन। ओके, तो y इज ए फंक्शन ऑफ x, y इज ए फंक्शन ऑफ x। अच्छा देखो बच्चों, फंक्शन अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। फंक्शंस हम लोग अलग अलग प्रकार के देखेंगे, है ना। फंक्शंस जो हैं वो डिफरेंट वेराइटीज के हो सकते हैं, जैसे कि एक कांस्टेंट फंक्शन, या फिर हो सकता है पॉलिनोमियल फंक्शन। ठीक है, पॉलिनोमियल फंक्शन। ओके, जिन्होंने मैथ्स नहीं लिया है वो बिल्कुल घबराओ मत, हम लोगों को बस उतना ही मैथ्स सीखना है जो फिजिक्स में हम लोगों को जरूरत पड़ेगा। और क्या ऐसा फंक्शन हो सकता है बच्चों, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ओके, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। और कैसा फंक्शन हो सकता है, लोगैरिथमिक फंक्शन। ओके, लोगैरिथमिक फंक्शन। और कैसा फंक्शन हो सकता है बच्चों, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, तो ये कुछ टाइप ऑफ फंक्शंस हैं, कांस्टेंट फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, लोगैरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। जैसे कि सपोज कर लो हम लिखेंगे y इज इक्वल टू 5, मतलब y का वैल्यू कांस्टेंट है, 5 है। ठीक है, या फिर हम लिखेंगे y इज इक्वल टू 3x, तो ये एक 3x प्लस सपोज कर लो हम लिख देते हैं 5। ठीक है, तो ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन हो गया, है ना। सपोज कर लो हम लिख देते हैं y इज इक्वल्स टू साइन थीटा, तो y थीटा के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया। सपोज हम लिख देते हैं y इज इक्वल्स टू लॉग, सपोज कर लो कितना, log x विथ बेस e, तो ये एक लोगैरिथमिक फंक्शन हो गया। सपोज कर लो हम लिख देते हैं y इज इक्वल्स टू e टू द पावर 2x, तो ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया, है ना। y इज इक्वल्स टू 5, मतलब y का वैल्यू कांस्टेंट है, तो ये एक कांस्टेंट फंक्शन हो गया, 5 इज ए कांस्टेंट फंक्शन। y इज इक्वल्स टू 3x प्लस 5, मतलब y का वैल्यू x पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन हो गया। y इज इक्वल्स टू साइन थीटा, ये सब एक एक एग्जांपल्स हैं बच्चों। y इज इक्वल्स टू साइन थीटा, ठीक है, तो ये एक कैसा फंक्शन हो गया, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हो गया। y इज इक्वल्स टू log x विथ बेस e, तो ये एक लोगैरिथमिक फंक्शन हो गया। एंड y इज इक्वल्स टू e टू द पावर 2x, ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया। ठीक है, सबसे ज्यादा हम लोगों को डील करना होगा पॉलिनोमियल वाले फंक्शन से, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से, और कुछ हद तक लोगैरिथमिक फंक्शन से। ठीक है, हाँ एक्सपोनेंशियल फंक्शंस भी यूज में आएंगे और कांस्टेंट फंक्शंस भी यूज में आएंगे, बट ज्यादातर इनका नियम काफी आसान है। पॉलिनोमियल, ट्रिग्नोमेट्रिक, लोगैरिथमिक, ये सब हम लोगों को मेनली देखने हैं। तो अब से जो हम बताएंगे बच्चों, उसका कोई प्रूफ हम लोग नहीं देखेंगे। ठीक है, हालांकि प्रूफ किया जा सकता है और हर चीज प्रूफ हुआ भी है,
बट हम लोग प्रूफ नहीं देखेंगे, हम लोगों को बस फिजिक्स में जितना जरूरत है हम लोग उतना ही समझेंगे, ठीक है, हम लोग उतना ही समझेंगे। ओके, इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ओके, तो सबसे पहले बात हम लोग करेंगे डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट, है ना, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट्स। तो इफ y इज इक्वल्स टू 5, जैसा कि हम लोगों ने एग्जांपल लिया था, तो dy अपॉन dx विल बी इक्वल्स टू 0। मतलब किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव बच्चों 0 होता है, ठीक है। इफ y इज ए कांस्टेंट सपोज c, देन dy by dx विल बी इक्वल्स टू 0, है ना। c कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, 5, 10 कुछ भी हो सकता है। तो पता ये चला कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। अच्छा, डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है बच्चों? स्लोप हमने बताया था, हमने क्या बताया था? डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है? स्लोप। अब थोड़ा सा देखो, अगर हम बस एक एग्जांपल दे रहे हैं, इससे ज्यादा और नहीं देंगे, ठीक है। जैसे सपोज कर लो हमारे पास एक ग्राफ है, ठीक है, हमारे पास एक ग्राफ है, किसका ग्राफ है ना, y इज इक्वल्स टू 5 का। मतलब y का वैल्यू कांस्टेंट रहेगा, 5 ही रहेगा, चेंज नहीं होगा, तो ग्राफ ऐसा बनेगा ना। मतलब x चेंज हो रहा है लेकिन y कांस्टेंट है ना, x चेंज हो रहा है लेकिन y कांस्टेंट है। यहाँ पर हमने y लिया है, यहाँ x लिया है, देखो x का वैल्यू चेंज हो रहा है लेकिन y तो कांस्टेंट है। अगर हम तुम्हें बोलेंगे इसका स्लोप निकालो, तुम बोलोगे सर 2 पॉइंट ले लेते हैं, सपोज 2 पॉइंट ले लिए। अच्छा, इसका कोऑर्डिनेट सपोज कर लो x1 कॉमा, अच्छा x1 y1 नहीं लेते हैं, सपोज कर लो इसका कोऑर्डिनेट कितना है ना, पहला वाला जो पॉइंट लिए इसका कोऑर्डिनेट कितना है, सपोज कर लो 2,5, और दूसरे वाले का कोऑर्डिनेट कितना है, सपोज कर लो 5,5, है ना। अब तुम बोलोगे सर स्लोप निकालते हैं, स्लोप कितना होगा, दैट इज y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, है ना। अच्छा, y2 माइनस y1 दैट इज 5 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 2 दैट इज 0/3, तो ये कितना आएगा 0, है ना। तो स्लोप 0 आ रहा है ना, और डेरिवेटिव क्या है, स्लोप ही तो है। तो कांस्टेंट का स्लोप निकालोगे 0, मतलब कांस्टेंट का डेरिवेटिव निकालोगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। समझ में आ गया? हाँ, अगर कांस्टेंट किसी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई है तो फिर अलग बात है, अगर कांस्टेंट अकेला है तो फिर कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 है। समझ में आ गया? इसमें किसी को कोई डाउट है? अगर सपोज हमें बोलेगा y इज इक्वल्स टू 8, तो dy बाई dx कितना हो जाएगा, 0, बिकॉज y कांस्टेंट है। अगर हमें कोई बोलेगा s इज इक्वल्स टू 5 और हमें बोलेगा ds बाई dt करो तो कितना होगा, 0, बिकॉज s कांस्टेंट है। समझ में आ रहा है? तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव करोगे तो बच्चों कितना आएगा, 0। कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 मतलब उसका स्लोप 0, उसका स्लोप 0। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करेंगे किसके बारे में ना, डेरिवेटिव ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ पॉलिनोमियल। ओके, डेरिवेटिव ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। अब बस फॉर्मूला याद रखना है बच्चों। अब हम हर सबका ग्राफ बना के हम लोग प्रूफ नहीं कर सकते, ठीक है। एक आध प्रूफ दे दिया आपको, अब भरोसे के हिसाब से ही पढ़ाई करना पड़ेगा, ठीक है। सपोज कर लो हमें दिया है y इज इक्वल्स टू एक्स टू द पावर n, है ना। हमें क्या दिया है, y इज इक्वल्स टू एक्स टू द पावर n, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? अगर हमसे कोई बोलेगा कि इसका डेरिवेटिव निकाल करके दिखाओ, तो dy बाई dx, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x will be equal to n x to the power n minus 1। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत जगह पे यूज होगा, इसे अच्छे से याद रखो, है ना। तो ये देखो, जो पावर था वो सामने आ गया, n सामने आ गया, और पावर माइनस, पावर में 1 माइनस हो गया, है ना। तो डेरिवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x हमने किया तो क्या हो गया ना, n x टू द पावर n माइनस 1। ओके, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर सपोज हम लोगों को दिया है y इज इक्वल्स टू x टू दी पावर 3 और हमें बोला dy बाई dx कितना होगा ना, 3x टू दी पावर 3 माइनस 1, दैट इज 3x स्क्वायर। समझ में आ रहा है? अगर सपोज हमें दिया गया है एग्जाम्पल, अगर सपोज हम लोगों को दिया गया है कितना ना, सपोज कर लो x टू दी पावर 5, तो इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, dy अपॉन dx, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x कितना हो जाएगा ना, 5
x to the power 5 minus 1 that is 5x to the power 4। अगर सपोज कर लो हमें दिया गया है y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर और हमें बोला गया dy बाई डी एक्स निकालो, तो कितना हो जाएगा, पावर सामने आ जाएगा, x टू द पावर 2 माइनस 1 हो जाएगा। तो dy बाई डी एक्स कितना हो जाएगा बच्चों, दैट इज 2x टू द पावर 1 दैट इज 2x। मतलब x स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना है 2x। ओके, x स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना है 2x। उसी तरीके से अगर हमें दिया जाएगा y इज इक्वल्स टू x, तो dy बाई डी एक्स कितना हो जाएगा। अच्छा, y इज इक्वल्स टू x मतलब x का पावर 1, तो पावर सामने आ गया 1 इंटू एक्स टू द पावर 1 माइनस 1 दैट इज इक्वल्स टू 1 इंटू x to the power 0, anything to the power 0 is 1, तो 1 into 1 that is 1, है ना। मतलब हम लोग अगर y अगर x है तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, dy बाई डी एक्स क्या होगा 1 होगा। मतलब x का डेरिवेटिव कितना होता है 1 होता है, x का डेरिवेटिव कितना होता है 1 होता है। ठीक है, अब उसी हिसाब से फंक्शंस देख करके हम लोगों को करना पड़ेगा, उसी हिसाब से फंक्शंस देख करके हम लोगों को करना पड़ेगा। अगर इसी का एग्जांपल लेते हैं बच्चों, और एग्जांपल लेते हैं, सपोज कर लो हम लोगों को दिया है y इज इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ x, है ना, और हमसे पूछा dy बाई डी एक्स कितना होगा। ठीक है, अच्छा y इज इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ x, रूट ओवर ऑफ x को x टू द पावर हाफ बोल सकते हैं क्या, ऑब्वियसली बोल सकते हैं, तो पावर सामने आ जाएगा, दैट इज हाफ इंटू एक्स टू द पावर हाफ माइनस 1 दैट इज हाफ इंटू x to the power minus 1 by 2, this will be the derivative। समझ में आ रहा है। अगर सपोज कर लो हम लोगों को दिया है, बहुत सारे एग्जांपल्स ले सकते हैं बच्चों, एग्जांपल्स कभी खत्म नहीं होंगे। सपोज हम लोगों को दिया है y इज इक्वल्स टू 1 बाई रूट एक्स। अच्छा, 1 बाई रूट एक्स मतलब 1 बाई एक्स टू द पावर हाफ, मतलब इसे हम अगर x टू द पावर हाफ को ऊपर ले आएंगे तो x टू द पावर माइनस हाफ हो जाएगा। तो y कितना दिया है बच्चों हम लोगों को x टू द पावर माइनस हाफ, तो dy बाई डी एक्स कितना हो जाएगा ना, पावर सामने आएगा, दैट इज माइनस हाफ x टू द पावर माइनस हाफ माइनस 1 दैट इज माइनस हाफ x टू द पावर माइनस 3 बाई 2। समझ में आ रहा है। तो पहला इक्वेशन, पहला या फिर दूसरा बोल सकते हो, दैट इज डेरिवेटिव ऑफ ए पॉलिनोमियल y इज इक्वल्स टू x टू द पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों ना, n x टू द पावर n माइनस 1, n x टू द पावर n माइनस 1। ओके, अब अगर सपोज कर लो हम लोगों को एक साथ बहुत सारा दे दिया, ठीक है, जैसे सपोज कर लो हम लोगों को ऐसे दे दिया कि y इज इक्वल्स टू 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 और बोला फाइंड dy बाई डी एक्स। अच्छा, अब बोलोगे सर ये 5 कांस्टेंट है, क्या इसका डेरिवेटिव 0 होगा, नहीं, यहाँ 5 जो है वो x के साथ मल्टीप्लाई होकर के है, तो जब कांस्टेंट वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई होकर के होता है तो उस कांस्टेंट को मत छेड़ो, उसे वैसे ही रहने दो। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा ना, पावर सामने आ गया, दैट इज 2 इंटू एक्स टू द पावर 2 माइनस 1 प्लस 3 को वैसे ही रहने दो, उसे मत छेड़ो। x का डेरिवेटिव कितना होता है, अभी हमने बताया था x का डेरिवेटिव होता है 1 प्लस, अब ये कांस्टेंट अकेला है तो इसका डेरिवेटिव 0 होगा, इसका डेरिवेटिव 0 होगा। तो dy बाई डी एक्स कितना आ रहा है बच्चों, दैट इज 5 इंटू 2 दैट इज 10 x टू द पावर 2 माइनस 1 दैट इज 10x प्लस 3 इंटू 1 दैट इज 3, तो 10x प्लस 3। समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से हम लोग बच्चों क्या निकाल सकते हैं, डेरिवेटिव निकाल सकते हैं अगर हम लोगों को फंक्शन दिया गया होगा y का इन टर्म्स ऑफ x का पावर समथिंग, x का पावर समथिंग। ओके, तो ये पैटर्न याद रखना है ना, इस फॉर्मूला को याद रखना है। अब आराम से कर सकते हो। अगर सपोज कर लो हम लोगों को दिया है y इज इक्वल्स टू 4x टू द पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 8, ठीक है, और हमें बोला dy बाई डी एक्स निकालो, तो क्या करेंगे, सबका इंडिविजुअली कर दो डेरिवेटिव, जैसे यहाँ हम लोगों ने किया था। मतलब हमें निकालना है डेरिवेटिव ऑफ 4x स्क्वायर, सॉरी 4x क्यूब बाई डी एक्स प्लस डेरिवेटिव ऑफ 2x स्क्वायर बाई डी एक्स प्लस डेरिवेटिव ऑफ 3x बाई डी एक्स प्लस डेरिवेटिव ऑफ
8 यानी कि कांस्टेंट बाई dx। ओके, इंडिविजुअल का निकाल लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो डेरिवेटिव ऑफ 4x² 4x³ सॉरी, हमने कहा था 4 को मत छेड़ो, इनटू पावर सामने आ गया 3x, पावर -1 हो जाएगा x², 4 3 12x², तो ये हो जाएगा 12x² प्लस 2x² का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 2 को मत छेड़ो, x² का डेरिवेटिव कितना होता है, 2 सामने आ जाएगा, पावर सामने आ जाएगा, तो 2 इंटू 2 और x का पावर -1 हो जाएगा तो 2x, तो 2 इंटू 2x दैट इज 4x। अच्छा, उसी तरीके से डेरिवेटिव ऑफ 3x, 3x में 3 कांस्टेंट है, उसको मत छेड़ो, x का डेरिवेटिव 1 होता है, तो 3 इंटू 1 दैट इज 3, तो ये हो गया +3। और फाइनली बचा डेरिवेटिव ऑफ 8, 8 एक कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 होगा। तो dy बाई dx कितना आया बच्चों, dy बाई dx कितना आ जाएगा ना, इट विल बी इक्वल टू 12x² प्लस 4x प्लस 3। समझ में आ रहा है, 12x² प्लस 4x प्लस 3। ओके, तो ये हो गया कुछ एग्जाम्पल जहां हम लोग देखे किसके बारे में ना, डेरिवेटिव ऑफ सम पॉलिनोमियल फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ सम पॉलिनोमियल फंक्शन। उसके बाद हम लोग बात करेंगे बच्चों किसके बारे में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में, डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ओके, डेरिवेटिव ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। सबसे पहले हम लोग देखेंगे डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स। ठीक है, अगर सपोज हम लोगों को, अच्छा ऐसे लिखते हैं तो दिक्कत होता है क्या, अगर सपोज हम लोगों को दिया है y इज इक्वल्स टू साइन एक्स, तो dy बाई डी एक्स कितना होगा, dy बाई डी एक्स, अच्छा y क्या है, साइन एक्स है ना, तो dy मतलब d ऑफ साइन एक्स, अब समझ में आ रहा है, बाई डी एक्स, ये कितना होगा ना, कॉस एक्स। ठीक है, इसे याद रखना, इसका प्रूफ है, लेकिन हम लोग मैथमेटिक्स नहीं पढ़ रहे बच्चों, तो प्रूफ यहाँ पे नहीं करेंगे, हमें बस याद रखना है, दैट इज डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स कितना होता है ना, कॉस एक्स, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स कितना होता है ना, कॉस एक्स। उसी तरीके से डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स कितना होता है बच्चों, ये मत सोचना साइन एक्स, अगर साइन एक्स सोच रहे हो तो सही है, लेकिन यहाँ सामने एक माइनस साइन आ जाता है, क्या आ जाता है, माइनस साइन एक्स। ओके, तो डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स कितना है, कोस एक्स, एंड डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स कितना है, माइनस साइन एक्स। उसके बाद तीसरा देखो, दैट इज डेरिवेटिव ऑफ, सपोज कर लो tan x, डेरिवेटिव ऑफ tan x। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ tan x कितना होता है बच्चों, याद रखोगे, दैट इज sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर x। उसी तरीके से फोर्थ, दैट इज डेरिवेटिव ऑफ, अगर हम लोगों को दिया है cot x, ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ cot x। ओके, तो ये कितना हो जाता है, दैट इज माइनस कॉसेक स्क्वायर x। उसी तरीके से बच्चों अगर हम लोगों को दिया है डेरिवेटिव निकालना है किसका, सेक x का, ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ सेक x, तो ये कितना हो जाएगा ना, इट विल बी इक्वल टू सेक x इंटू tan x। ठीक है, अब ये सब याद रखना है, ठीक है, हम लोगों को डायरेक्ट यूज करना है बच्चों, इतना प्रूफ में हम लोग नहीं जाएंगे। ठीक है, हम लोगों को आगे बढ़ाना है अपने कोर्स को, तो हम लोग प्रूफ वगैरह यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं देखेंगे। ठीक है, प्रूफ जब क्लास 12 में तुम लोग पढ़ोगे तब वहां पर देखोगे कैसे प्रूफ होता है। ठीक है, इट विल बी इक्वल टू, दैट इज माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स इंटू कॉट एक्स। ये पहला वाला, दूसरा वाला और तीसरा वाला, ये तीनों बहुत यूज होने वाले हैं, इन तीनों को अच्छे से याद रखोगे। साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, टैन एक्स का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स। ओके, ये तीनों को अच्छे से याद रखोगे। हालांकि बाकी सबको भी याद रख लो तो बहुत अच्छी बात है, बाकी सबको भी याद रख लो तो बहुत अच्छी बात है। समझ में आया, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया। अब उसके बाद लोगैरिथमिक फंक्शन देखते हैं, है ना, लोगैरिथमिक फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है। ओके, इसमें कुछ ज्यादा हम लोगों को नहीं देखना है, लोगैरिथमिक फंक्शन। ठीक है, लोगैरिथमिक फंक्शन, अब इसी में एक्सपोनेंशियल भी देख लेंगे ना। अगर सपोज कर लो y है log x, ठीक है, तो dy बाई डी एक्स कितना हो जाएगा ना, 1/x, याद रखोगे।
उसके बाद देखो एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ओके, exponential function. Suppose if y is equals to e to the power x, then dy by dx will be equal to e to the power x. यहाँ कोई चेंजेस नहीं होते, यहाँ कोई चेंजेस नहीं होते, ओके। तो होपफुली आप लोगों को कांस्टेंट और उसके बाद पॉलिनोमियल, उसके बाद ट्रिगोनोमेट्रिक और उसके बाद लोगैरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल, इतने फंक्शंस का आपको याद रखना है फिलहाल। एंड फिर उसके बाद जो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे बच्चों, उसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे दैट इज अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स, है ना, अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स, है ना, मतलब डेरिवेटिव्स में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब कैसे होता है, प्रोडक्ट रूल क्या है, क्वोशंट रूल क्या है, और हम लोग फिर उसके बाद में पढ़ेंगे लोगैरिथमिक फंक्शन होगा, अलग अलग होगा, साइन एक्स के साथ मल्टीप्लाई होकर के होगा तो कैसे करेंगे, चेन रूल क्या है ना, ये 3 इंपॉर्टेंट चीज और हम लोगों को डिस्कशन करना है डेरिवेटिव में। लेकिन वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, इसी के लिए मैं आज यहीं पर रोक रहा हूँ, यहीं पर खत्म कर रहा हूँ इस लेक्चर को, ठीक है। और आने वाले वीडियोस को फिर देखोगे और हम लोग क्लासेस में भी डिस्कशन करेंगे। तो आज के लिए बच्चों बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड हैव ए नाइस डे।